ओके। हेलो बच्चों। जो हमने सीरीज़ शुरू की हुई है नंबर्स की, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर्स में, उसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है पॉजिटिव इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज़, जो कि हम यहाँ पर बेसिकली उसकी टू प्रॉपर्टीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है उनको डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम और सेकंड प्रॉपर्टी है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। नाउ व्हाट इज दिस यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम? ये एक टेक्निक है, एक मेथड है कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स के एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को फाइंड आउट करने का। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें डिवीजन का प्रोसेस, जो डिवीजन का अलजेब्रा का पार्ट है, वो इन्वॉल्व होगा। इट सेज कि कोई आपके पास एक पॉजिटिव इंटीजर है a, कोई भी एक इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव नंबर है, जब उसको दूसरे पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया b से। ध्यान देना, हम यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, इसलिए हम जब भी किसी नंबर की बात करेंगे a, b, c, q, r जो भी, वो हमेशा पॉजिटिव होगा और इंटीजर ही होगा। ठीक है। सो कोई पॉजिटिव इंटीजर a है, जब हमने उसको दूसरे पॉजिटिव इंटीजर b से डिवाइड किया तो हमें एक रिमाइंडर मिला r, और वो r हमेशा b से छोटा होगा। ठीक है। देखो, ये तो बड़ी नॉर्मल बात हम अभी तक जब भी डिवीजन करते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं अगर किसी नंबर को 4 से डिवाइड कर रही हूँ तो मेरे पास रिमाइंडर में या 0 बचेगा या 1 या 2 या 3। जैसे 4 बचने लगता है वो अगले नंबर से चला जाता है, तो इसका मतलब r जो होगा b से हमेशा छोटा होगा। मतलब ये नंबर यहाँ पर b क्या है, ये इससे हमेशा छोटा होगा। इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस है मैथमेटिक्स में, पर इस पर्टिकुलर पार्ट में हम जो सिर्फ कवर करेंगे वो है HCF। सेकंड, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, कि आपके पास कोई भी कॉम्पोजिट नंबर है। कॉम्पोजिट नंबर का मतलब क्या होता है, जैसे अगर मैं लूँ 15, ठीक है, तो इसमें मेरे को दो जो फैक्टर्स मिल रहे हैं वो 1 के अलावा दो हैं, तो दिस इज कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है। अब सपोज मेरे पास 45 है, तो 3 इंटू 3 इंटू 5, इसके 3 फैक्टर्स हैं। ठीक है, सेम है, कोई बात नहीं। सो दिस इज अ कॉम्पोजिट नंबर। पर अगर मैं 5 लेती हूँ और उसके फैक्टर्स में बनाती हूँ 1 और 5, तो कि उसके वन ऑफ द फैक्टर्स में से 1 है, तो दैट इज नॉट अ कॉम्पोजिट नंबर। परफेक्ट। तो ये आपके पास प्राइम नंबर है। तो हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पर इस थ्योरम में वो है कॉम्पोजिट नंबर्स के ऊपर। तो हर कॉम्पोजिट नंबर को हम प्राइम्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसके फैक्टर्स बना सकते हैं जो कि यूनिक होंगे। अब इसका क्या मतलब है, सपोज यहाँ मैंने 45 के फैक्टर्स बनाए है ना, उसके फैक्टर्स बने 3, 3 एंड 5। आपको क्या लगता है ये इससे कुछ अलग हो सकते हैं? हद से हद मैं क्या कर दूंगी, 5 इंटू 3 इंटू 3 कर दूंगी, या 3 इंटू 5 इंटू 3 कर दूंगी, प्रोडक्ट तो तब भी 45 आएगा। तो इसका मतलब उसकी फैक्टराइजेशन यूनिक है, बस उसका ऑर्डर इधर उधर हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। और जैसे कि अगर ये डिवीजन पे बेस्ड है, जो हमारा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है, जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है ऑन द अदर हैंड हैज टू डू समथिंग विद मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। इसकी भी बहुत सारी एप्लीकेशंस है हमारे मैथमेटिक्स में, बट एज बिगिनर्स हम इसकी सिर्फ दो प्रॉपर्टीज करेंगे, कि एक तो किसी भी नंबर को जो कि इरेशनल है, जैसे √2, √3, √5, उनको हम प्रूव करेंगे कि वो इरेशनल हैं। दूसरा, अगर सपोज मेरे पास कोई भी रैशनल नंबर दे रखा है और मैं, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे दे रखा है 3/5, और मैं इसको डिवाइड करूँगी, डिवाइड करने के बाद क्या ये पूरा पूरा डिवाइड होगा, या ये कभी भी डिवाइड नहीं होगा और एंड तक चलता रहेगा? कैसा डिवाइड अगर मान लो होगा तो रिपीट करेगा या नहीं, ये सब अभी, ये आपको और ज़्यादा समझ में आएगा जब हम इसके डेप्थ में जाएंगे। तो अभी आप इतना समझ लो कि ये हमारे को इस एक्सप्रेशन को बताने में हेल्प करेगा कि ये डेसिमल में पूरा पूरा कन्वर्ट होगा या नहीं होगा, और हमें कैसे पता चलेगा, इसके डिनोमिनेटर के फैक्टर्स को स्टडी करके। ठीक है। तो चलो इन दोनों की हम अच्छे से स्टडी स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो, उन दो कॉन्सेप्ट्स को करने से पहले ना
हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को देख लेते हैं। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, हमने जो पीछे टर्म पढ़ी है दैट इज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। और लेमा कोई एक स्टेटमेंट होती है जो किसी दूसरी स्टेटमेंट को सॉल्व करने में हेल्प करती है। अभी आपको समझ में आएगा कि लेमा हम कहाँ यूज़ करने वाले हैं और एल्गोरिथम हम कहाँ यूज़ करने वाले हैं। फिर से आपके पास कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं a एंड b, और कोई एक यूनिक होल नंबर एग्जिस्ट करता है q और r जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो देखो क्या, अब जैसे मैं करूँ फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ, मैंने यहाँ पर आपके पास नंबर ले लिया 15 और यहाँ मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ 4 से। तो इसका मतलब मेरे को यहाँ पर a की जगह गिवन है 15 और b की जगह गिवन है 4। ओके, अब मैंने इसको डिवाइड किया, 4 3 ज़ा 12, मेरे पास रिमाइंडर क्या आया 3। तो इसके हिसाब से मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 15 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 प्लस 3, इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ। परफेक्ट। अब मैंने क्या किया, इस नंबर को कर दिया 14, फिर किया 4 से डिवाइड, 3 ज़ा 12 भी आया, बचा 2। अब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, a की जगह तो हो गया आपके पास 14, b की जगह हो गया 4, q की जगह हो गया 3, रिमाइंडर की जगह हो गया 2। तो इसका मतलब क्या हो गया, a इज इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस r, और जो r आपका नंबर है वो हमेशा इस 4 से छोटा होगा। दिस इज डिवीजन लेमा। ओके, अब एल्गोरिथम क्या है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम नहीं, डिवीजन एल्गोरिथम। आप हर वर्ड को ना बेटा ध्यान से देखोगे। दिस इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, वो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है जिससे अभी हम एचसीएफ निकालेंगे। और अभी हम सिर्फ डिवीजन एल्गोरिथम को समझ रहे हैं कि डिवीजन एल्गोरिथम होता क्या है। डिवीजन एल्गोरिथम यही है बेटा जो यूक्लिड्स लेमा से मिला हुआ है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। सबसे पहले देख लेते हैं ये कहाँ कहाँ प्लेस होते हैं। यहाँ पर आता है आपके पास डिविडेंड, यहाँ पर आता है डिवाइजर, यहाँ पर आता है कोशेंट और यहाँ पर आता है रिमाइंडर। ठीक है, तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। आप ध्यान से देखो, हमने यहाँ भी तो यही किया है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब वैसे तो हम नंबर्स की बात कर रहे हैं, पर ठीक है कि अगर हमारे को ये दिस इज डिवीजन एल्गोरिथम, ये हमारे पास पॉलिनोमियल्स में भी लगता है। तो अगर पॉलिनोमियल्स में हमारे पास ये डेटा होगा तो यहाँ पर आपके पास p ऑफ x, यहाँ पर g ऑफ x, यहाँ पर q ऑफ x और यहाँ पर r ऑफ x। यानी कि अगर पॉलिनोमियल्स के लिए मैं इसको लिखूंगी, p ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x। नो, और अगर पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए लिखूंगी तो यही आ जाएगा, a इज इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस r, यानी कि यहाँ पर a है, यहाँ b, यहाँ q और यहाँ r। तो आप इसको रिलेट करके देखो, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा भी एक्चुअली डिवीजन एल्गोरिथम पर ही बेस्ड है। ठीक है। अच्छा, वन मोर थिंग, अगर आपके पास रिमाइंडर 0 है तो इसका मतलब सब रिमाइंडर 0, देखो अगर मैं 16 को 4 से डिवाइड कर रही हूँ तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 4 4 ज़ा 16 है ना, या अगर मैं 20 को 4 से डिवाइड कर रही हूँ, 4 5 ज़ा 20। तो अगर रिमाइंडर दोनों केसेस में 0 है तो मैं कह सकती हूँ 5 एंड 4 आर फैक्टर्स ऑफ 20। यहाँ पर मैंने फैक्टर्स कहा है, प्राइम फैक्टर्स नहीं कहा। अगर प्राइम फैक्टर्स होंगे तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे, किसके, 20 के। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है। ठीक है, तो एक चीज़ और क्लियर है कि लेमा को हम यूज़ करते हैं एल्गोरिथम्स में टू प्रूव अदर रिजल्ट्स और टू फाइंड अदर रिजल्ट्स। ठीक है, चलो अब इस पे कुछ बेस्ड क्वेश्चंस करके देखते हैं। Use Euclid's lemma to show that
स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 3m प्लस 1, इन दो फॉर्म में आएगा। बेटा पहले ना मैं आपको 3 क्वेश्चंस दिखा रही हूँ और आप उन क्वेश्चंस में ना डिफरेंस देखना, उसके बाद आपको समझ में आएगा इन क्वेश्चंस को एक्चुअल में सॉल्व कैसे करना है। ये देखो, इस क्वेश्चन में वो कह रहा है यूज यूक्लिड्स लेमा टू शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। यहाँ पर उसने सिर्फ हमसे पॉजिटिव ऑड इंटीजर की बात कर रही है। क्वेश्चन नंबर 2 में वो हमारे पास क्या कह रहा है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, और क्वेश्चन नंबर 3 में वो मेरे को कह रहा है क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ पर आपके पास 3 क्वेश्चंस हैं, या तो एनी पॉजिटिव इंटीजर है, और अगर एनी पॉजिटिव इंटीजर है तो या तो वो इवन होगा या तो वो ऑड होगा। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ कोई स्क्वायर नहीं है, यहाँ कोई क्यूब नहीं है। सेकंड क्वेश्चन में वो आपको कह रहा है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, और जब स्क्वायर है तो कोई ऑड नहीं है, कोई इवन नहीं है। और थर्ड क्वेश्चन में वो आपको क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कह रहा है, यहाँ पर भी कोई ऑड नहीं है, कोई इवन नहीं है। ठीक है, तो चलो एक एक करके प्रूव करते हैं, और उससे पहले साथ के साथ हम लेमा को भी लिख कर चलेंगे और इससे इसको समझ के चलेंगे। सी, सबसे पहले तो बेटा अगर आपको इन क्वेश्चंस के वर्ड समझ में आ गए ना, तो सोचो आधा काम तो वही होगा। यूज यूक्लिड्स लेमा टू शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, है ना, हम उस इंटीजर को मान लेते हैं a, is of the form 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 where q is some integer। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले चलो हम एक चीज़ और ऑब्जर्व करते हैं। देखो, मैंने नंबर आपके पास यहाँ पर सपोज मैं 6 से डिवाइड कर रही हूँ, और मैं ना कंसेक्यूटिव नंबर्स लूँगी ताकि आप कॉन्सेप्ट को अच्छे समझो। पहले मैंने आपके पास लिया 12, 6 2 ज़ा 12, रिमाइंडर आ गया 0। ये नंबर इवन था तो ये भी इवन आया। अब ले लो 13, इसको आप 6 से डिवाइड करो, 6 2 ज़ा 12, रिमाइंडर आया 1। ये नंबर ऑड था तो ये भी नंबर आपके पास ऑड आया। फिर आपने लिया 14, उसको 6 से डिवाइड किया, 12, 6 2 ज़ा 12 2, ये इवन था तो ये भी इवन आया। फिर आपने ले लिया 15, इसको 6 से डिवाइड किया, ये ऑड था तो ये भी ऑड आया। देख रहे हो आप कि अगर हम पॉजिटिव इंटीजर ले रहे हैं, यहाँ पर इवन है तो यहाँ पर भी इवन है, यहाँ ऑड है तो यहाँ पर भी ऑड है। बेटा आप एक चीज़ ना और थोड़ा सा लिख कर देखना कि ये सिर्फ आपको यहाँ पर अगर आपके पास ये कोशेंट इवन नंबर है तभी मिलेगा आपको, है ना। अगर आप जैसे सपोज 3 ले लेते हो या 5 ले लेते हो तो हो सकता है रिजल्ट वहाँ पर एप्लीकेबल ना हो। इसलिए आपको जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे ना, यहाँ पर आपको ये एक इवन नंबर ही मिलेगा। ओके, 16 ले लिया हमने, 6 2 ज़ा 12 4, ये इवन तो ये भी इवन। फिर आपने लिया 17, 6 3 ज़ा 2 ज़ा 12 5, ये ऑड तो ये भी ऑड। अब आप देख रहे हो कि अगर आपके पास 6 से डिवाइड कर रहे हो, ये नंबर इवन है तो ये भी इवन है, ये ऑड है तो ये भी ऑड है। इसका मतलब अगर मैं इसको एल्गोरिथम में लिखने की कोशिश करूं तो 6q प्लस 0, 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 वाले 0 2 और 4 वाले, ये सब आपके पास इवन नंबर्स हैं। इसमें जो a है आपका वो है इवन। ठीक है, और अगर आपके पास नंबर्स ऐसे आ रहे हैं 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, तो इसमें जो आपका a है ये है ऑड है। ये कंसेप्ट क्लियर है? बहुत छोटी सी बात है। अब हम देखते हैं कि क्या क्वेश्चन में भी उसने हमसे यही पूछा है। देखो, यूज यूक्लिड्स लेमा टू शो दैट any positive odd integer is of the form 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5। आ गया ये आपके पास ऑड, है ना। तो कह रहा है कि अगर ऑड होगा तो आपके पास ये रिजल्ट्स होंगे, इवन होगा तो ये रिजल्ट्स होंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो हमें समझ में आ गया। नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कि हमको जो कॉन्सेप्ट समझ में आया है उसको हम
पेपर पर कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो चलो अब इसको चलो अब इसके लिखने का स्टाइल सीखते हैं। देखो इसको लिखते हुए हमारे पास स्टेप्स कुछ ऐसे होंगे। लेट a be any positive integer and b is equal to 6, then r can be 0 1 2 3 4 5। एक तो आप ऐसे लिख सकते हो कि जितने रिमाइंडर पॉसिबल्स हैं सारे वो लिख दो, या लिख दो r lies from 0 to 6, और क्योंकि यहाँ पर इक्वालिटी का साइन नहीं है इसका मतलब 6 नहीं है। या आप ऐसे भी लिख सकते हो r can be 0 to 5, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर इक्वालिटी का साइन है तो इसका भी यही मतलब हो गया, इसका भी यही मतलब है, इसका भी यही मतलब है, बस दोनों के लिखने के स्टाइल में फर्क है। देन a can be written in the form a is equal to 6q, a is equal to 6q plus 1, a is equal to 6q plus 2, a is equal to 6q plus 3, a is equal to 6q plus 4, a is equal to 6q plus 5। अब हम इवन और ऑड मेंशन कर देते हैं। यहाँ से मैंने 2 को निकाला, ये बन गया इवन। यहाँ से मैं 2 को निकालूंगी तो ये +1 में से नहीं निकलेगा, तो अगर आप किसी इवन नंबर में 1 ऐड करते हो तो वो ऑड बन जाता है, और कोई भी नंबर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो इवन बन जाता है ना। तो उस हिसाब से ये वाला नंबर कौन सा, इवन हो गया, और इसमें आपने 1 ऐड किया तो वो कौन सा बन गया, ऑड। इसमें से फिर मैं पूरे में से 2 को निकाल सकती थी। अब ये नंबर चाहे इवन है या ऑड है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर अगर वो 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो वो इवन बन गया। तो ये कौन सा नंबर हो गया आपका, इवन। 6q प्लस 3 में इसको मैंने लिख दिया 6q प्लस 2 प्लस 1, और उसमें से 2 को कॉमन निकाला, ये 3q प्लस 1 और ये आपके पास +1, ठीक है। तो ये नंबर तो 2 से मल्टीप्लाई होने की वजह से हो गया इवन, 1 ऐड करने की वजह से हो गया ऑड। फिर 6q 4 में से निकाला तो ये फिर आपके पास इवन बन गया, और इसी तरह से जब आप इसमें से कॉमन निकालोगे तो ये बन जाएगा ऑड। सो ए आप किस किस तरह से लिख सकते हो, क्योंकि ये इवन और ऑड दोनों हो सकता है, इस तरह से लिख सकते हो। और ए ऑड कब होगा, जब वो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 की फॉर्म में होगा। देखो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5। क्लियर। एक बार अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एंड आई वुड सजेस्ट कि आप इसको कॉपी में लिख कर देखो फिर आगे बढ़ना, ठीक है। देखो अब जो हम सेकेंड क्वेश्चन करने वाले हैं, यूज यूक्लिड्स लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m 3m प्लस 1 वेयर m इज सम इंटीजर। अब देख लो यहाँ पर उसने क्यों नहीं लिखा, m लिखा है ना। अभी हमें समझ में आ जाएगा क्यों, और उसने हमें कहा है स्क्वायर। ओके, शुरू के राइटिंग स्टेप तो सबके सेम है, चाहे स्क्वायर का क्वेश्चन हो, चाहे क्यूब का क्वेश्चन हो, चाहे इवन ऑड का क्वेश्चन हो, ठीक है। तो शुरू के स्टेप्स तो हमने लिख दिए ऐसे ही। लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 3, देन बाय यूक्लिड्स लेमा a इज इक्वल टू 3q प्लस r वेयर r इज इक्वल टू 0 1 2। दैट मीन्स कि 0 से 3 के बीच में, उसका मतलब भी यही है, ये लिखो या इस फॉर्मेट में लिखो या इस फॉर्मेट में लिखो, सब सही है। और ऐसे भी लिख सकते हो कि r lies from 0 to 2, then a can be written in the form a is equal to 3q, a is equal to 3q plus 1 और a is equal to 3q plus 2। आपके दिमाग में अभी क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई मेरे को तो 3m और 3m plus 1 मिला है तो मैं q क्यों लिख रही हूँ। अभी आपको समझ में आ जाएगा, रीज़न है कि उसने आपको स्क्वायर कहा है ना, तो स्क्वायर तो आपको करना पड़ेगा ना बेटा। अब देखो अगर मैं थर्ड क्वेश्चन पे जाती हूँ तो आप ये देख रहे हो कि क्यूब में भी उसने मुझे m ही इंटीजर कहा है और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 कहा है। तो जैसे मैं यहाँ पर स्क्वायर करूँगी वैसे मैं यहाँ पर क्यूब करूँगी। पहले इसको देख लेते हैं बेटा। उसने मुझे स्क्वायर कहा, आप कर दो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। यहाँ पर भी कर दो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यहाँ पर भी कर दो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। देखो पता है मैं थोड़ा सा इस स्टाइल से ऐसे लिख रही हूँ क्योंकि ना आपको लगे कि काफ़ी स्टेप्स सिमिलर हैं। अरे इतना लंबा आंसर नहीं है भाई, काफ़ी स्टेप्स तो सिमिलर ही हैं, है ना। तो इसको लिखा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिया,
तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9q²। अब नाउ उसने मुझे 3m की फॉर्म में कहा है, तो मैंने यहाँ से निकाल दिया 3 और जो अंदर बचा था उसको यहाँ लिख दिया 3q²। अब आप खुद देखो बेटा, यहाँ पर आपके पास q जो है ना वो इंटीजर है। अब आप खुद सोचो, q कोई भी इंटीजर ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, उसका स्क्वायर और कर दो और 3 से मल्टीप्लाई कर दो, रिजल्ट फिर भी आपके पास एक इंटीजर ही होगा, है ना। तो मैंने क्या किया, इसकी जगह लिख दिया 3m वेयर m इज इक्वल टू 3q² एंड इज एलिमेंट ऑफ इंटीजर, है ना। इसकी जगह मैंने लिख दिया m यहाँ पर किसी भी इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपका ब्रैकेट के अंदर कोई भी रिजल्ट आएगा और आप उसको देखोगे कि ये रिजल्ट आपको फाइनली एक इंटीजर देने वाला है, तो बस उसकी जगह लिख दो m। यहाँ तक क्लियर। अब इसमें हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9q² प्लस 1, 3 2 ज़ा 6q। अब देखो, मैं इसमें से और इसमें से तो 3 निकाल सकती हूँ, पर इसमें से नहीं निकाल सकती। तो मैं क्या कर रही हूँ, फिलहाल इस 1 को तो कर देती हूँ अलग और इसमें से निकाल देती हूँ प्लस 2q। देखो बेटा, आपको ये लग रहा होगा कि यहाँ से तो q भी कॉमन निकल सकता है, तो मैं क्यों नहीं निकाल रही, क्योंकि रिजल्ट जो है ना वो मुझे कह रहा है कि मुझे अकेला 3 बाहर चाहिए, इसलिए मैं ना इस q को बाहर नहीं निकालूंगी। अब आप खुद देखो, मान लो आप q को कोई भी पॉजिटिव इंटीजर एज्यूम करो और यहाँ पुट करके देख लो और रिजल्ट कैलकुलेट करके देखो, आपके पास एक इंटीजर ही आएगा, है ना। तो मैं फिर से इसको 3m प्लस 1 लिख देती हूँ, वेयर m is equal to 3q² plus 2q is an element of integer। हो गया, एक 3m की फॉर्म में हो गया, एक 3m प्लस 1 की फॉर्म में हो गया। ये भी हमारा इन्हीं दोनों में से कोई आना चाहिए, क्योंकि वो कह रहा है कि पॉजिटिव इंटीजर इसी फॉर्म में हो सकता है। ओके, लेट्स ट्राई। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 2 होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12q। अब मुझे चाहिए 1, एक तो चाहिए 3 कॉमन निकलने वाला हमारे पास डेटा, और दूसरा चाहिए साथ में अलग से 1। तो मैंने 4 को रिराइट कर लिया कैसे, प्लस 3 प्लस 1 में से, इसमें से निकाला 3 और ये फिर मैंने इसको लिख दिया 3m प्लस 1 वेयर m इज इक्वल टू 3q² प्लस 4q प्लस 1 एलिमेंट ऑफ इंटीजर। आ गया आपके पास। तो अगर आपने इसके अंदर डिविडेंड को 3 ले लिया था, तो आपका जो स्क्वायर करने के बाद रिजल्ट आ रहा है वो हमेशा 3m या 3m प्लस 1 में ही आ रहा है, 3m प्लस 2 या 3m प्लस 3 में नहीं आएगा। आप समझ रहे हो यहाँ आपसे क्या कहना चाह रहा है? आपसे कहना चाह रहा है कि अगर आप कोई भी नंबर लेते हो और उसको डिविडेंड मानते हो, तो अगर आपका रिजल्ट स्क्वायर या क्यूब के बिना जो भी आता हो, लेकिन स्क्वायर करने के बाद सिर्फ ये 2 रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है। अब इसी तरह से देखते हैं कि अगर हम क्यूब करते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट्स आएंगे। अब देखो, जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं वो क्वेश्चन हमारे पास है क्यूब का, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है 9m, इसका मतलब हम 9 को कोशेंट लें, और अगर हम कोशेंट लेंगे तो आप देखना हम आपके पास कितने रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ओ माय गॉड, इतने सारे रिमाइंडर्स में हमारे को इतने सारे केसेस बनाने पड़ेंगे, और अगर इतने सारे केसेस बनाने पड़ेंगे और सबका क्यूब करना पड़ेगा, तो हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। हमने क्या किया, हमने 9 का एक फैक्टर ले लिया, है ना। क्योंकि देखो, मुझे 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 पे जाना है, और मैंने थोड़ा सा पहले 1 मिनट को सोचा, बजाय कि मैं इतने सारे केसेस लेके रैंडमली सॉल्व करना शुरू कर दूं कि अरे ये तो बड़े लेंथी क्वेश्चन है, जल्दी करो। पहले 1 मिनट रुकती हूँ, सोचती हूँ कि क्या कोई और तो तरीका नहीं है जिससे मैं यहाँ तक पहुँच पाती हूँ। फिर मैंने देखा कि अगर मैं b को 3 ले लेती हूँ और 2 का क्यूब करती हूँ तो मुझे 8 मिल जाता है। इसका मतलब ये रिजल्ट तो मुझे इसमें भी मिल जाएगा,
तो मैंने उसका फैक्टर ले लिया। ऐसे ही अगर आपको कोई भी बड़ा नंबर मिलेगा और उसके दोनों फैक्टर्स सेम होंगे, तो आप जैसे अगर आपको 25 मिलता है तो आप 5 ले लो, लेकिन अगर आपको 6 मिलता है तो आपको पूरा करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि उसके फैक्टर्स में 2 भी है और 3 भी है और दोनों केसेस आपके अलग अलग बनेंगे। सो इस बात का बहुत ध्यान रखना। तो अगर देखो हमने क्वेश्चन डिविडेंड 3 लेना है ना, तो शुरू के सारे स्टेप्स तो हमारे बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसे हो गए विदाउट एनी डाउट। तो इसलिए मैंने क्या किया, धड़ाधड़ उनको ऐसे लिख दिया, ये स्टेप भी ऐसे लिख दिया, और क्यूब करना है दोनों साइड का ये भी लिख दिया, और पहली साइड का क्यूब कर भी दिया। क्यूब में मैंने दोनों किया, यहाँ पर भी इसका भी इसका भी। अब मैं कौन सी आइडेंटिटी यूज करूंगी, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इस आइडेंटिटी को पहले मैं ये लगाती हूँ यहाँ, तो a क्यूब हो गया 3 3 से 9 3 से 27 क्यूब क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे चाहिए 9m प्लस 1, तो मुझे कुछ ऐसा ढूंढना है कि मेरा इसमें से 9 कॉमन निकल आए और +1 या +8 में से 7 में बचे एक्स्ट्रा। तो मैं ऐसा करती हूँ, इस +1 को कर लेती हूँ यहाँ पर, इसको कर देती हूँ रीराइट और ब्रैकेट में डाला। अब क्योंकि मुझे 9m प्लस 1 चाहिए ना, ये मैंने निकाला 9 3 से 7 प्लस 3q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। ओके, दिस इज 9m प्लस 1। ठीक है, 9m प्लस 1 वेयर m is equal to 3q cube plus 3q square plus 1 एलिमेंट ऑफ व्हाट, इंटीजर। ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। बेटा यहाँ पर ना आपका 9m भी होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं इसमें से निकाल रही हूँ तो मुझे 9 मिल रहा है इज इक्वल टू 9m वेयर m इज इक्वल टू 3q क्यूब एंड बोथ आर एलिमेंट्स ऑफ इंटीजर्स। यहाँ से निकाल लो, क्वेश्चन में थोड़ी प्रॉब्लम है, यहाँ 9m होना चाहिए था। अब मेरे पास आया केस 3, a क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब। यहाँ लिख लेती हूँ क्योंकि मुझे बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, समझ में आ रहा है कि मुझे ना कॉमन निकालना ही है, तो क्यों ना मैं पहले इसको एंड में लिख लूँ, प्लस 3a स्क्वायर बी 54q स्क्वायर प्लस 18 क्यू। 9 ही निकालना है बेटे, चाहे कुछ भी और निकल रहा हो, है ना, क्योंकि हमारे को रिजल्ट में 9 रिक्वायर्ड है। तो मेरे पास बचा 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर plus 2q plus 8 is equal to 9m plus 8 where m is equal to 3q cube plus 6 square plus 2q, और ये दोनों ही क्या हैं, एलिमेंट्स ऑफ इंटीजर्स। परफेक्ट, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस पार्ट में तो इतना ही करते हैं, सिर्फ हमने अभी लेमा पे बेस्ड क्वेश्चंस किए हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, यूक्लिड्स एल्गोरिथम को यूज करेंगे, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम को, एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को यूज करेंगे, और उसके थ्रू हम क्या करेंगे, HCF और LCM के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय बच्चों।